Hello friends, today we start constants. Constants are the certain types of restriction on the data values that an attribute can have. In the table, listed the sum of the commonly used constraint in SQL. दोस्तों आज हम कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे जो डेटाबेस में आपके कंस्ट्रेंट लगते हैं, जो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। टेबल में आपको इनका जो कॉमन कंस्ट्रेंट लगते हैं एसक्यूएल में वो दिखाए गए हैं। दे आर यूज्ड टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ डेटा, जो डेटा को सही तरीके से रखने के लिए, उनको निश्चित करने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। However, it is not be mandatory to define constraint for each attribute of a table. ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कंस्ट्रेंट जो है टेबल के एट्रीब्यूट्स पे लगाए जाएं। इसकी आवश्यकता होती है वहीं पे इनको लगाया जा सकता है। कॉमनली यूज एसक्यूएल कंस्ट्रेंट जो कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, और सबसे पहला जो है टेबल में कंस्ट्रेंट और उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉमनली यूज एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपके नॉट नल। द इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज़ वेयर द नल मीन्स मिसिंग, अननोन और नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज़। इसमें जो नॉट नल है वो आपके ये इंश्योर करता है कि जो है नल वैल्यू न रखे, और यहाँ पे नल का मतलब जो है वो कुछ मिसिंग होता है कि कुछ यहाँ नहीं है, और या हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, या यहाँ पे वो अप्लीकेबल नहीं है, मतलब उसको यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो ये था आपके नॉट नल। अब जो है दूसरा कंस्ट्रेंट वो है यूनिक। यूनिक द श्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज़ इन द कॉलम आर डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज़। तो यूनिक जो है वो उस कॉलम के लिए या एट्रीब्यूट की डिस्टिंक्ट या यूनिक वैल्यू, जो एक विशेष वैल्यू को इंडिकेट करेगी, या रिपीटेटिव जो डेटाज होते हैं कॉलम के अंदर, उनको एक यूनिक फॉर्म में लेके आएंगे कि भाई ये डेटा बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपके डिफ़ॉल्ट। ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर द कॉलम इन द नो वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड। मतलब जब हम कोई विशेष वैल्यू कॉलम में देनी होती है वो हम उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो वहाँ पर ये एसक्यूएल जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डिसाइड करते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है प्राइमरी की। द कॉलम विच कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो और रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो जो टेबल में रो और रिकॉर्ड को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले, मतलब सब रिकॉर्ड को अलग अलग वो शो करे, उसके लिए जो है हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाते हैं। नेक्स्ट जो है आपके प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। द कॉलम विच रेफर टू वैल्यूज़ ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की इज़ अनदर टेबल। मतलब फॉरेन की जो है वो आपके रेफ़र करती है एक एट्रीब्यूट को जिसको हमने प्राइमरी की किया हुआ होता है किसी अन्य टेबल में। मतलब एक टेबल में वो प्राइमरी की होगी और उसी फील्ड को अगर दूसरे टेबल में काम में लिया जा रहा है तो वहाँ वो फॉरेन की तरह बिहेव करती है। तो ये तो थे आपके एसक्यूएल के अंदर लगने वाले कॉमनली एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स जिनकी बात की। ये आपके जो है यूजेस किए जाएंगे टेबल, जो डेटाबेस हम बनाते हैं और डेटाबेस में टेबल जब क्रिएट करते हैं वहाँ इनका यूजेस हम देखेंगे। अब जो हम बात करते हैं मेनली वो बात करते हैं यहाँ पर एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन के लिए। तो एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन की बात करें, इन ऑर्डर टू बी एबल टू स्टोर डेटा वी नीड टू फर्स्ट डिफाइन द रिलेशनल स्कीमा। सबसे पहले तो हम ये देखें जो रिलेशनल स्कीमा हम बना रहे हैं, मतलब डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस को डिस्क्राइब करेंगे और डेटाबेस का क्रिएशन हम करेंगे, तो उसके लिए हमें ये पहले से डिफ़ाइन होना चाहिए कि हमें किस तरीके का डेटा उस डेटाबेस में रखना है। इसकी स्कीम हम पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं। डिफाइनिंग ए स्कीम इंक्लूड्स द क्रिएटिंग ए रिलेशन एंड द गिविंग नेम टू ए रिलेशन, identifying the attribute in a relation, deciding upon
the data type for each attribute and also specify the constraint as per the requirements। तो यहाँ पे जो है जो स्कीम्स होते हैं, क्या रिलेशन हम बनाएंगे, उन रिलेशन के क्या क्या नाम हम रखेंगे। यहाँ पे रिलेशन करने मतलब एट्रीब्यूट्स से है, और उनको कैसे हम उनमें पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे हम उनका डेटा टाइप निर्धारित कर पाएंगे। ये सभी बातों का जो है हम ध्यान रखते हैं, और विशेष तौर पे उन पे लगने वाले जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो अभी हमने देखे उनको हम लगाते हैं। अगर कहीं पे प्राइमरी की रिक्वायरमेंट है या फॉरेन की लगेगा, यूनिक कंस्ट्रेंट लगेगा, डिफ़ॉल्ट लगेगा, तो ये सारे जो है कंस्ट्रेंट्स हम यूज यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायर्ड होने पे ही यहाँ लगाएं। Sometimes we may require to make changes to relation schema also। और कभी कभी बना लेने के बाद हमें आवश्यकता होती है उनकी स्कीमा को चेंज करने की, बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। SQL allow us to the write the statement for defining, modifying and deleting relation schemes। तो जो SQL जो होता है वो हमें इस बात की परमिशंस देता है कि जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं, जिनको डिफ़ाइन किया है, फिर हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको में बदलाव करने के साथ साथ हम उन्हें हटा सकते हैं। ये सारी स्कीम्स का जो पहले से ही जो है SQL हमें इसके लिए परमिट करता है। दीज आर पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये सभी जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में हम DDL बोलते हैं, इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डेटा आर स्टोर इन द रिलेशन और द टेबल इन द database। Hence we can say that a database is collection of tables। यहाँ पे हम देखें कि इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है एक टेबल में, या एक रिलेशंस जो हम डेटाबेस में टेबल के साथ बनाते हैं, इस चीज़ का हम सीख चुके हैं। Hence we can say that database is a collection of table। और ये भी हम जानते हैं कि जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, आपके टेबल्स का एक कलेक्शन होता है। उसमें एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं, उनके प्रॉपर नाम होते हैं जिनसे हम उनको पहचान सकें। और आगे इस चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल, उसमें इसको समझेंगे। द क्रिएट स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट ए डेटाबेस एंड इट्स टेबल, जिसको हम रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है क्रिएट स्टेटमेंट का उपयोग करके डेटाबेस बनाते हैं, और साथ में उसके रिलेशन, जिनको हम टेबल्स बोलते हैं, उनका भी निर्माण हम क्रिएट कर सकते हैं। बिफोर द क्रिएटिंग ए डेटाबेस को बनाने से पहले हम क्या करें, वी शुड बी क्लियर अबाउट द नंबर ऑफ टेबल्स द डेटाबेस विल हैव, the columns attribute in each table along with the data type of each columns and its constraint if any। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी डेटाबेस हम बनाते हैं या जो भी डेटाबेस में टेबल्स बनेंगी, उन पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन कौन से रिलेशन होंगे। तो यहाँ टेबल को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे, और कॉलम्स को एट्रीब्यूट यहाँ पर हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल के जो कॉलम्स हैं, जिनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, उन पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगेंगे, अगर कुछ लगानी है तो हम उन्हें पहले से ही जो है तैयार रखें, ताकि टेबल या डेटाबेस बनाते वक्त हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें आसानी से हम अप्लाई कर सकें, उनको डिफ़ाइन कर सकें। नाउ वी डिस्कस इनटू द क्रिएट डेटाबेस। हम कैसे डेटाबेस का निर्माण करते हैं ये आप देखेंगे। टू क्रिएट a database we use the create database statement as shown in the following syntax: create database and database name। तो यहाँ पे create क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम SQL DDL की कमांड बोलते हैं, जिसमें इसको स्टेटमेंट कहा गया है। और यहाँ पे हम डेटाबेस बना रहे हैं तो क्रिएट के साथ हम डेटाबेस कीवर्ड यूज़ करेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डेटाबेस बनाया है। एंड आफ्टर वी गिव द डेटाबेस नेम, और उसके बाद हम डेटाबेस का नाम देते हैं। तो फिर से देखते हैं सिंटैक्स, आपके क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस के साथ उसका डेटाबेस का नाम हम यहाँ देंगे। टू क्रिएट ए डेटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट अटेंडेंस वी विल टाइप द फॉलोइंग कमांड एज MySQL प्रॉम्प्ट। जब भी ये स्टेटमेंट हमें लिखने होते हैं या सिंटैक्स जो हम यूज कर रहे हैं, इनको लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, MySQL के प्रॉम्प्ट में उनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम
एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट अटेंडेंस। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल और ये आपके एंगल ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। ये जो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट होता है ये क्या करेगा, आपके क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे क्रिएट आपका क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको एसक्यूएल की डीडीएल कमांड भी बोलते हैं हम। और साथ में डेटाबेस हम कीवर्ड लिख रहे हैं जिसका मतलब है कि हम डेटाबेस बना रहे हैं। और उसके बाद स्टूडेंट अटेंडेंस, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि हम यहाँ क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से एक डेटाबेस का निर्माण कर रहे हैं। और नीचे आप देख रहे हैं जैसे ही हमने सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन पे क्वेरी ओके एक मैसेज शो करेगा एंड वन रो अफेक्टेड एंड शो द टाइम 0.02 सेकेंड्स। तो इसको जो है हमने इतने सेकेंड्स में डेटाबेस को जो है एसक्यूएल में बनाया। इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है। नोट देखिए, इन द लाइनेक्स एनवायरनमेंट द नेम्स फॉर डेटाबेस एंड टेबल्स आर केस सेंसिटिव वेयर एज इन द विंडोज देयर इज नो सच डिफरेंशिएशन। हाउएवर एज a good practice and it is suggested to write database table name in the same letter case that were used at the time of their creation। यहाँ पे जो नोट में स्पेसिफिक किया है वो है आपके कि लाइनेक्स जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो टेबल का और जो डेटाबेस का नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब ये छोटे बड़े अक्षरों को अलग अलग मानता है। जबकि यहाँ पे विंडोज़ जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये डिफ्रेंशिएशन है कि जो है ये अच्छी प्रैक्टिस है वहाँ पे, जबकि विंडोज़ में ये नहीं होता है। और किस में होता है, आपके लाइनेक्स के अंदर ये ऐसा जो है आपके होता है कि ये केस सेंसिटिव होता है, छोटे और बड़े लेटर्स को अलग अलग करता है। और ये अच्छी प्रैक्टिस के लिए इसको सजेस्ट किया जाता है, जहाँ पर जो है जिस भी लेटर में हमने इसको यूज़ किया है, जैसे कैपिटल लेटर्स में आपने स्टूडेंट टेबल बनाई या स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस बनाया, तो उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में क्रिएट करते वक्त आपने डेटाबेस का नाम दिया है या टेबल का नाम दिया है, उसी फॉर्म में या उसी केस के अंदर हमें जो है उसे यूज करते वक्त जो है उसी केस में उसको लिखना चाहिए। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं ए DBMS कैन मैनेज द मल्टीपल डेटाबेस ऑन वन कंप्यूटर। हम डेटाबेस जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डेटाबेस को एक कंप्यूटर पे हम बना सकते हैं अलग अलग नाम से। एंड देयरफॉर वी नीड टू सेलेक्ट द डेटाबेस दैट वी वांट टू यूज़। और अगर हमारे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा डेटाबेस बने हुए हैं तो हमें ये पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन से डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। टू नो द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटाबेस वी यूज़ द स्टेटमेंट ऑफ शो डेटाबेसेस। और हमें इसके लिए जो बने हुए पहले से बने हुए एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उनके नाम का पता होना चाहिए। और इसके लिए हम जो है यूज स्टेटमेंट द स्टेटमेंट करते हैं। कौन सा, शो डेटाबेस एक स्टेटमेंट है, शो डेटाबेसेस। और यहाँ पे जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लगा के सेमीकोलन लगाकर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो डेटाबेस बने हुए हैं, जबकि हमें नहीं पता है कि कितने बने हुए और कौन से में काम करना है, तो हम इससे डेटाबेस का पता लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितने डेटाबेस बने हुए हैं और हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है। फ्रॉम द लिस्टेड डेटाबेस वी कैन सेलेक्ट द डेटाबेस टू बी यूज्ड। और हम लिस्टेड जो जितने भी डेटाबेस आते हैं हमारे सामने उसमें से जिस पर भी हमें काम करना है उसका हम उपयोग करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। वंस द डेटाबेस इज सेलेक्टेड वी कैन प्रोसीड विद द क्रिएटिंग टेबल और द क्वेरिंग द डेटाबेस। और एक बार जब हमने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद जो हम इसको प्रोसीड करते हैं, इसमें टेबल बना सकते हैं और टेबल में से जो है डेटाबेस पर हम क्वेरी कर सकते हैं। In order to use the student attendance database, the following SQL statement is required। अगर हम student attendance database का उपयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो SQL स्टेटमेंट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जो है हमने क्या देखा, यहाँ पर जो है यूज स्टूडेंट अटेंडेंस, ये स्टेटमेंट हम कहाँ यूज करेंगे, SQL के प्रॉम्प्ट पे हम यूज कर रहे हैं, जिसमें जो है यूज जो आपके
कमांड है उसको हमने यूज किया यहाँ पे, और स्टूडेंट अटेंडेंस जो है हम एक डेटाबेस का नाम दे रहे हैं। और जैसे ही सेमीकोलन लगा के एंटर करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा जिसे आप देख पा रहे हैं, डेटाबेस चेंज्ड। तो ये क्या हो गया, आपने जो पहले जो रूट डेटाबेस था आपका, उससे अब स्टूडेंट डेटाबेस में आ गए हैं और अब अपना काम जो है इस डेटाबेस में स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली द क्रिएटेड डेटाबेस इज़ एम्प्टी। अब जो भी डेटाबेस आपने बनाया है वो कैसा है, अभी खाली है, क्योंकि उसमें अभी तक कोई भी टेबल या रिलेशन हमने नहीं बनाए। इट कैन बी चेक by using the show database or the tables statement that listed name of the all the table within a database। तो जैसे हमने शो डेटाबेस किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे शो टेबल्स करेंगे कि जो भी डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया है उसमें कितनी टेबल बनी हुई है उनको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो MySQL प्रॉम्प्ट है उसके साथ हमने शो टेबल्स यूज़ किया है, सेमीकोलन लगाया और एंटर करने पे जैसे देखा तो मैसेज आता है हमारे सामने एम्प्टी सेट्स जिसका टाइम आपने दिया है 0.06 सेकेंड। मतलब आपके स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल अभी नहीं है, डेटाबेस अभी खाली है। अब हमें इतनी चीज़ों का पता चल गया तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो आगे देख लेते हैं हम लोग क्रिएट टेबल। आफ्टर द क्रिएटिंग ए डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस, हमने जैसे ही स्टूडेंट अटेंडेंस से डेटाबेस का निर्माण किया, वी नीड टू डिफाइन रिलेशन इन दिस डेटाबेस एंड द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट फॉर ईच रिलेशन अलॉन्ग विद डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट इफ़ एनी फॉर ईच एट्रीब्यूट एंड दिस इज़ डन यूजिंग द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। तो जैसे ही हमने डेटाबेस को बना लिया स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से, उस पर हमें वहाँ पे फिर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी कि जो हम रिलेशन को डिफ़ाइन करें जो इस डेटाबेस में बनाएंगे, और विशेष जो एट्रीब्यूट हम प्रत्येक रिलेशन मतलब यहाँ पे जो भी टेबल हम बनाएंगे उसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होंगे या एट्रीब्यूट्स होंगी, उनके क्या डेटा टाइप्स होंगे और उन पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लगेंगे। अगर कोई एट्रीब्यूट लगना है वो हम यहाँ पर प्रत्येक एट्रीब्यूट पर हम अप्लाई करेंगे। दिस इज़ डन बाय यूजिंग द क्रिएटिंग टेबल स्टेटमेंट। तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट हम यहाँ यूज करेंगे। तो सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो सिंटैक्स है क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, जैसे हमने क्रिएट डेटाबेस किया था सेम यहाँ उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्रिएट, अब हम क्या बना रहे हैं टेबल, तो टेबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो टेबल लिखा हमने और अब टेबल का स्पेसिफाइड नाम देना है हमें, कौन सी टेबल हम बना रहे हैं वो हम लिखेंगे। उसके बाद उस टेबल में बनने वाले एट्रीब्यूट्स हैं वो हम लिखेंगे, जैसे एट्रीब्यूट 1, फिर उसका डेटा टाइप और उस पर हम कोई कंस्टेंट लगा रहे हैं वो। फिर अगर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाने हैं तो कोमा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और कोमा यूज़ करने के साथ हम दूसरा एट्रीब्यूट और उसका डेटा टाइप और कंस्टेंट हम लिखेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा लाइन में जो है डेटा बेस में टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उसके एट्रीब्यूट्स ज़्यादा हैं तो हम जो है यहाँ पे किसको यूज़ करेंगे, कॉमास जो आपके सिंबल होता है उसको यूज़ करेंगे। और फाइनली एट्रीब्यूट नेम n, मतलब हमारे कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 है ना, जैसे रोल नंबर, नेम है ना, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आपके एट्रीब्यूट हो गए और उनके डेटा टाइप्स जो हम आगे इसी चैप्टर में इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं वहाँ आपको ये समझ में आएगा। और वह डेटा टाइप और उनके कंस्टेंट लगाकर हम इनको यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है आपके टेबल नेम के बाद पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज के बीच में हम हमारे डेटा बेस के टेबल के लिए एट्रीब्यूट लिखेंगे, उनके डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और उनमें कंस्टेंट्स लगाएंगे। और फाइनली जो है पैरेंथेसिस जो है आपके उसको क्लोज करेंगे एंड देन वी यूज़ द टर्मिनेटेड साइन सेमीकोलन यहाँ यूज़ करेंगे जिससे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये किया तो हमारी क्या हो गई, टेबल जो है वो बन गई है ना। तो इसे हम आगे देखें। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द क्रिएट
टेबल स्टेटमेंट। जब भी हम टेबल बनाते हैं, टेबल का निर्माण करते हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या क्या है? जैसे पहला, द नंबर ऑफ कॉलम इन द टेबल डिफाइन द डिग्री ऑफ द रिलेशन विच इज़ डिनोटेड बाय n। मतलब उसमें कितने एट्रीब्यूट हैं ये हम लगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ दैट रिलेशन। तो उस रिलेशन की, मतलब उस टेबल में कितने कॉलम है उसको हम क्या बोलते हैं? हम डिग्री ऑफ द रिलेशन। एंड विच इज़ डिनोटेड बाय n, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। एट्रीब्यूट नेम द स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कॉलम इन द टेबल। और हमें प्रत्येक जो एट्रीब्यूट है उसका नाम स्पेसिफाइड करना चाहिए टेबल में। सेम जो है एट्रीब्यूट नहीं हो सकते। डेटा टाइप स्पेसिफाइज द डेटा टाइप ऑफ डेटा डेट एन एट्रीब्यूट कैन होल्ड। और जो डेटा टाइप है वो भी हमें स्पेसिफाइड करना चाहिए जो एट्रीब्यूट रखता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है आपके constraints indicating the restriction imposed on the value of an attribute. By default an attribute can take the null value except for the primary key। तो यहाँ पर हम देखें, जो कंस्टेंट होता है वो ये इंडिकेट करता है कि हमने कौन सा कंस्टेंट लगाया है और उसका क्या प्रभाव रहेगा एट्रीब्यूट पे की वैल्यू पर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ईच एट्रीब्यूट कैन टेक नल वैल्यूज रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी की। प्राइमरी की के अलावा जो भी प्रत्येक आपके एट्रीब्यूट लगता है वहाँ पे जो है नल वैल्यू को ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ उसी एट्रीब्यूट पे नहीं करेगा जहाँ पे प्राइमरी की आपने लगाई है, बाकी सभी पे ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। Let us the identify data type of the attribute of the table student along with their constraint if any। हम जो है स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं और उसके साथ लगने वाले जो कंस्टेंट्स हैं वो हम देख रहे हैं। Assuming the maximum student in a class to be 100 and value of the roll number in the sequence from 1 to 100। अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो हम यहाँ पे उनके रोल नंबर 1 से 100 तक रखेंगे। एंड वी नो डैट द 3 डिजिट्स आर सफिशिएंट टू स्टोर वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट रोल नंबर। तो टेबल के या रिलेशन के जो एट्रीब्यूट है जिसको रोल नंबर हम बोलेंगे, कॉलम नेम जो है रोल नंबर या एट्रीब्यूट नेम भी हम बोल सकते हैं, उसका जो साइज़ है वो 3 डिजिट्स का लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स में जो है आपके 001 से लेकर 999 तक जो है वैल्यू स्टोर हो सकती है। हैंस द डेटा टाइप इंटीजर इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दिस एट्रीब्यूट। तो इस एट्रीब्यूट के लिए जो है ना इंटीजर का डेटा टाइप जो है वो हम यहाँ रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ द करेक्टर इन द स्टूडेंट नेम। और जब हम विद्यार्थी का नाम लेते हैं, स्टूडेंट का नाम स्टोर करना होता है, तो वहाँ पे 20 कैरेक्टर्स जो हैं वो सफिशिएंट होते हैं, है ना। और वो भी कैसे होते हैं? वो भी डिफ़र होते हैं, कोई किसी भी तरीके का नाम हो सकता है, ये आपने देखा है। तो यहाँ पे जो है अज्यूमिंग द मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन ए नेम एज 20 वी यूज़ वेरिएंट कैरेक्टर, है ना। वेरिएंट कैरेक्टर वेरकेयर जिसको हम बोलते हैं, उसकी साइज़ 20 हमने ली है फॉर द स्टूडेंट नेम कॉलम। तो जो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट रोल नंबर है उसमें उसका डेटा टाइप 3 और 3 डिजिट्स लिए हमने। और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो है उसके लिए डेटा टाइप वेयर के लिए उसकी साइज़ हमने कितनी ली है? 20। डेटा टाइप फॉर द एट्रीब्यूट स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ इज़ डेट एंड सपोजिंग द स्कूल यूजेज द गार्जियंस 12 डिजिट आधार नंबर एज GUID गवर्नमेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम आधार नंबर भी बोलते हैं। वी कैन डिक्लेयर द GUID एज द करेक्टर 12 सिंस द आधार नंबर is of fixed length and we are not going to perform any mathematical operation on GUID। ये आज हमने देखा था कि जो भी आधार नंबर होते हैं उन पे कोई हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम जो है इस पे इंटीजर न लेके इसका डेटा टाइप हम करेक्टर 12 लेते हैं। इसका डिस्कशन आज की क्लास में हमने किया था। सो ये तो आपके स्टूडेंट टेबल के लिए मुख्य जो एट्रीब्यूट्स पे कंस्टेंट थे और डेटा टाइप्स की बात हमने की। इन द टेबल
9.3, 9.4 एंड 9.5 जो भी टेबल आपके यहाँ दी हुई है उसमें क्या है आपके, शो द चूजन डेटा टाइप एंड द कंस्ट्रेंट फॉर द ईच एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन स्टूडेंट, गार्जियन एंड अटेंडेंस रेस्पेक्टिवली। तो प्रत्येक टेबल को हम यहाँ एक एक को देखेंगे जिसे आप समझिए। सबसे पहले जो है हम क्या ले रहे हैं, आपके टेबल जो है डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट फॉर द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम से जो टेबल हम बना रहे हैं डेटाबेस में, उसके अंदर कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट हम लेंगे और उसका डेटा टाइप क्या होगा और उस पर क्या कंस्ट्रेंट लगेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा रोल नंबर, एंड रोल नंबर इज़ न्यूमेरिक वैल्यू एंड कंसिस्टिंग ऑफ द मैक्सिमम 3 डिजिट्स, ये हमने अभी देखा था। एंड इट्स डेटा टाइप इज़ इंटीजर एंड वी यूज़ द कंस्ट्रेंट इज़ प्राइमरी की in the roll number, and the same the next is the student name and the variant length string of the maximum 20 characters, variant character is size 20। तो जो स्टूडेंट नेम है उसका डेटा टाइप क्या रहेगा आपके, varchar 20, जिसको वेरिएंट कैरेक्टर भी बोलते हैं, इसका साइज़ 20 रखा है और कंस्टेंट इस पर नॉट नल मतलब खाली नहीं रखना है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी है हमें। एंड नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेट वैल्यू आएगी आपके, इसमें कोई तारीख का हम रखेंगे और इसका डेटा टाइप डेट फॉर्मेट रहेगा, डेट फॉर्मेट में डेट यहाँ शो की जाएगी और इसको भी नॉट नल रखेंगे हम ये खाली नहीं हो सकता। अब एक स्टूडेंट होता है, भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है जिसे आधार नंबर बोला गया है, GUID गवर्नमेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, जो कि कितने होता है आपके 12 डिजिट्स का होता है। तो इसमें क्या आएगा आपके न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ 12 डिजिट्स एंड इट्स डेटा टाइप इज़ कैरेक्टर 12। तो ये भी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ इंटीजर क्यों नहीं रखा हमने, कैरेक्टर ही रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम नहीं करना है, तो हम यहाँ पे इसका डेटा टाइप कैसा रख सकते हैं, कैरेक्टर रख सकते हैं 12। तो 12 डिजिट्स के अंदर यहाँ पे इसके क्या आएंगे, नंबर आएंगे आपके GUID। और हम इसको कंस्टेंट में क्या बना सकते हैं, इसको फॉरेन की बना सकते हैं, ठीक है ना, किसी दूसरे टेबल में हम इसको एज ए फॉरेन की तरह यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट फॉर द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन गार्जियन। तो हम यहाँ गार्जियन का भी देख लेते हैं साथ साथ में। गार्जियन की जो टेबल बनेगी उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट रहेंगे, तो एट्रीब्यूट नेम रहेगा आपका सबसे पहले गार्जियन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम आधार नंबर भी बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ 12 डिजिट आधार नंबर एंड कैरेक्टर 12, ये हमने पहले अभी डिस्कस किया है, और इसको हम प्राइमरी की रखेंगे यहाँ पर। और साथ में जो है आपके गार्जियन गार्जियन का नेम आएगा, तो वेरिएंट लेंथ स्ट्रिंग ऑफ द मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स varchar 20, ये गार्जियंस का नेम हो गया और उसका डेटा टाइप varchar 20 रखा है और कंस्टेंट है गार्जियन का नाम नॉट नल का कंस्टेंट हमने लगाया है, खाली नहीं रहेगा, गार्जियन का नाम आपको देना ही होगा। फिर है गार्जियन फ़ोन, न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ द 10 डिजिट्स एंड कैरेक्टर 10 एंड नल यूनिक, मतलब उस पर फ़ोन नंबर पे क्या रखा है, यूनिक रखा है, नल नहीं रख सकते और नल के साथ क्या होगा आपको यूनिक नंबर देना होगा, ठीक है ना। एक जैसे नंबर आप नहीं दे सकते कि एक ही नंबर सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा दे, ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम नल यूनिक कंस्टेंट यहाँ यूज करेंगे गार्जियन फ़ोन एट्रीब्यूट नेम पर। एंड नेक्स्ट वन इज़ गार्जियन एड्रेस, जो भी स्टूडेंट है उसके गार्जियन कहीं ना कहीं रहते होंगे तो उसका एक एड्रेस होता है, तो उसको भी हम लेंगे, यहाँ पे भी वेयर कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करेंगे और उसकी साइज़ में हम बदलाव कर देंगे, जिसको हमने 30 रखा है, varchar 30 एंड कंस्टेंट इज़ नॉट नल। तो यहाँ पे गार्जियन टेबल की भी बात हो गई, ठीक है ना। अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट वो है आपके स्टूडेंट अटेंडेंस, मतलब एक विद्यार्थी है तो उसकी स्कूल में जब वो आता है तो उसकी क्या होती है, वो चाहे स्कूल कॉलेज कहीं पर भी हो, उसका एक अटेंडेंस सिस्टम होता है
ठीक है ना। तो अटेंडेंस रिलेशन की बात करें, जिसको हम अटेंडेंस टेबल भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट नेम रहेंगे और उसके डेटा टाइप क्या हैं और कंस्टेंट क्या है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अटेंडेंस डेट, किस तारीख को हम अटेंडेंस कर रहे हैं, तो कौन सा डेटा टाइप रहेगा, उसमें डेट वैल्यू हम स्टोर करेंगे। तो इसके लिए क्या डेटा टाइप लेना है हमें, डेट डेटा टाइप हमें यूज़ करेंगे और इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। साथ में इसको कंपोजिट की तरह भी यूज कर सकते हैं। रोल नंबर की हम बात करें, नेक्स्ट जो है एक स्टूडेंट होगा, तो वो किस तारीख को और उसके रोल नंबर क्या हैं वो भी ज़रूरी है। तो न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के उसके रोल नंबर होंगे और उसका डेटा टाइप क्या होगा रोल नंबर का, इंटीजर, जो आपने पहले भी देखा है। इसको हम प्राइमरी की और फॉरेन की के रूप में यूज कर सकते हैं, एक जे कंपोजिट की। एंड फाइनली द एट्रीब्यूट नेम इज अटेंडेंस स्टेटस। तो इसके लिए हम सिंगल करेक्टर यूज करते हैं डेटा टाइप, P फॉर प्रेजेंट एंड A फॉर एब्सेंट, ठीक है ना। तो इसका डेटा टाइप करेक्टर और उसकी साइज़ 1 करेक्टर हम यहाँ लेंगे और इसका पे कंस्ट्रेंट क्या लगा है, नॉट नल हमने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पे जो स्टार आप देख रहे हैं टेबल में, इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ द कंपोजिट प्राइमरी की, मतलब इसको प्राइमरी की के साथ हम यूज़ कर रहे हैं और ये कंपोजिट की तरह इनका उपयोग होता है। अब हम एक बार फिर से देखें कि जैसे ही हम क्या कर लेते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं, वंस द डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स आर आइडेंटिफाई, अगर हमने एक बार डेटाबेस के लिए जो डेटा टाइप जो रिलेशन के लिए हमने बनाए हैं, जो एट्रीब्यूट के लिए जो आपके डेटा टाइप्स हैं वो और कंस्ट्रेंट हमने पहचान लिए कि कौन कौन से लगेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, वी यूज़ द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट and let us the create table without specifying the constraint along with the attribute name for the simplification। इसके साथ जो है हम क्या करते हैं, एक टेबल का निर्माण करते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट्स, उनका कोई भी कंस्ट्रेंट हम लगाए बगैर एक टेबल का निर्माण करेंगे और उसके साथ जो है एट्रीब्यूट नेम को भी जो है सिंप्लीफिकेशन, मतलब एकदम सरल नाम हम उनको देंगे जिससे एक आइडिया लग जाए कि हम किस तरीके की टेबल बना रहे हैं या रिलेशन बना रहे हैं, जिसमें कौन कौन से आपके जो आपके कॉलम नेम यूज किए जाएंगे। वी विल लर्न टू द इनकॉर्पोरेट कंस्ट्रेंट ऑन द एट्रीब्यूट इन सेक्शन 9.4.4। इसको हम आगे 9.4.4 में इसको देखेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कैसे एक स्टूडेंट टेबल को यहाँ पे बनाया जा रहा है। इस चीज़ को देखें तो सबसे पहले क्रिएट कमांड का यूज करते हुए हमने क्या बनाया था, डेटाबेस बनाया था, वहाँ पे डेटाबेस कीवर्ड यूज़ किया था। अब हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो क्रिएट और टेबल कीवर्ड यूज़ करेंगे और साथ में टेबल का जो नाम हम देना चाहते हैं जैसे स्टूडेंट, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट कैसे बनती है। तो MySQL प्रॉम्प्ट पे हम जाएं और सबसे पहले क्रिएट स्टेटमेंट या कमांड लिखें एंड आफ्टर दैट वी यूज़ द कीवर्ड टेबल बिकॉज वी क्रिएट टेबल एंड देन द टेबल नेम इज स्टूडेंट एंड attribute name is roll number and data type is integer, size not specified here, but the next is student name। तो स्टूडेंट और नेम और रोल नंबर के बीच में एक कॉमा हमने यूज की है जो कि दोनों कॉलम को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। तो एस नेम जो है आपके उसमें क्या लेंगे हम, वेयर करेक्टर 20, ये हम टेबल में स्टूडेंट जो टेबल थी उसमें हम चीज़ को देख चुके हैं और फिर कॉमा लगाई। फिर देखेंगे हम स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ जिसका डेटा टाइप हम यहाँ लेंगे एंड फाइनली GUID करेक्टर 12। तो यहाँ पे हम जो भी आधार नंबर है उसके लिए क्या ले रहे हैं, करेक्टर डेटा टाइप एंड उसका साइज़ कितना है 12 एंड देन फाइनली वी यूज़ द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। और कौन से एट्रीब्यूट पे हम लगा रहे हैं, द एट्रीब्यूट नेम इज़ रोल नंबर। Finally declare the constraints on the fields and then we use semicolon the termination of the statement and finally the query
ओके एंड 0 रो अफेक्टेड एंड 0.91 सेकेंड। तो ये आपने क्या देखा कि जो क्वेरी है वो आपके जो है वो ओके हो गई है, और उसमें एक भी रिकॉर्ड अभी नहीं है क्योंकि हमने कोई भी रो या कोई डेटा हमने उसमें नहीं डाला, खाली है टेबल। अभी सिर्फ टेबल का निर्माण हमने किया है, क्रिएट टेबल की है। नोट जो दे रखा है वो देख लीजिए, जैसे comma is used to separate two attribute and each statement that terminate with a semicolon. The arrow is the interactive continuation prompt, and if we enter an unfinished statement, the SQL shell will wait for us to enter the rest of the statement. अगर जब तक हम सेमीकोलन नहीं लगा देते तब तक वो उसका वेट करेगी कि कोई और स्टेटमेंट उसके लिए आ रहा है। जैसे ही हमने सेमीकोलन लगाया, अब एसक्यूएल प्रॉम्प्ट को पता चल जाएगा कि आपने अपनी बात या अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया है। कोमा का उपयोग जो है हम दो एट्रीब्यूट को अलग अलग करने के लिए यूज करते हैं, और टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन का हम यूज करते हैं। और जो आपके एरो होता है, एंगल ब्रैकेट जो यूज करते हैं, वो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट को इंडिकेट करता है कि आपका कंटिन्यूशन है, वो प्रॉम्प्ट कंटिन्यूशन में है। अब ठीक है ना। तो ये तो थी आपके क्रिएट टेबल। अब आज हम देखेंगे डिस्क्राइब टेबल। जो टेबल हमने बनाई है वो कैसे उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम देख सकते हैं कि टेबल में हमने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एनी an already created table using the describe statement और DESC statement। तो यहाँ पे describe table के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम डिस्क्राइब स्टेटमेंट बोलते हैं एसक्यूएल में, जिसको शॉर्ट में हम DESC भी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सिंटेक्स देखेंगे हम, डिस्क्राइब टेबल नेम। तो सिंटेक्स ये हो गया, आज की क्लास में हमने इसको देखा था। और माई एसक्यूएल में प्रॉम्प्ट पे हम डिस्क्राइब और टेबल का नाम अगर लिखकर सेमीकोलन लगाते हैं और एंटर करते हैं, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फील्ड नेम, टाइप, नल, की, डिफ़ॉल्ट और एक्स्ट्रा, ये ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने आती हैं। तो जो अभी टेबल हमने बनाई थी, रोल नंबर, उसका डेटा टाइप इंटीजर था, नल वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा था कि जिस फील्ड को हम प्राइमरी की बनाते हैं उस पर जो है नल नहीं लगता, उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपको देनी होती है। और डिफ़ॉल्ट क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो उसको नल हो सकता है, वो डिफ़ॉल्ट में नल हो सकता है, और एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से स्टूडेंट का नाम है, उसका जो साइज़ है आपके वेयर करेक्टर 20 और नल रख सकते हैं, इस पर कोई की नहीं लगाई हमने और डिफ़ॉल्ट नल होता है इसमें। फिर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है, उसमें इसका डेटा टाइप डेट रहेगा, नल यस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, नल छोड़ सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट में ये नल रहेगा। अब जो फाइनली है वो है आपके GUID। वो क्या होता है, गवर्नमेंट आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जिसको हम आधार भी बोलते हैं। उसका करेक्टर डेटा टाइप हमने लिया, साइज़ 12 है, और नल रख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट में नल है, और उस पर कोई भी की हमने नहीं लगाई है। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि 4 रो इन द सेट्स एंड 0.06 सेकेंड, जो भी स्टेटमेंट हमने डिस्क्राइब स्टूडेंट सेमीकोलन लगा के किया, इसका एग्जीक्यूशन में आपके 6 मिली सेकेंड्स का सेकेंड लगा। वी कैन यूज़ द शो टेबल्स स्टेटमेंट टू सी द टेबल इन द स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस सो फार, एंड वी हैव ओनली द स्टूडेंट टेबल। तो हम जो टेबल है उसमें क्या बना हुआ है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे शो डेटाबेस था, उस डेटाबेस में कितनी टेबल बनी हुई थी वो देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से शो टेबल्स करके हम क्या देख पाएंगे कि टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड स्टोर हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पर आपने शो टेबल्स एंड सेमीकोलन करके एंटर प्रेस किया, तो आपके सामने ये जो टेबल इन स्टूडेंट अटेंडेंस, जो स्टूडेंट अटेंडेंस नाम का डेटाबेस है, उसमें आपने कौन कौन सी जो टेबल बनाई है स्टूडेंट, उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं ये आप देख पा रहे हैं। और अभी आप ये देख पा रहे हैं कि हमने कोई रिकॉर्ड फिल नहीं किया था, एंटर नहीं किया था, तो यहाँ पे आपकी टेबल जो है वो क्या है, एम्प्टी है।
और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 रो इन द सेट एंड 0.00 सेकेंड इन द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आपका जो डेटाबेस में स्टूडेंट अटेंडेंस है उसमें जो टेबल है आपके स्टूडेंट वो अभी खाली है। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में आपने स्टूडेंट टेबल बनाया, ठीक है ना। इसी की तरीके से आप जो है एक्टिविटी 9.4 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, जो आपने अभी स्टूडेंट टेबल बनाई है उसी के तरह से हम यूज़ करते हुए गार्जियन टेबल को भी बना सकते हैं और अटेंडेंस टेबल को भी बना सकते हैं। क्रिएट द अदर टू रिलेशन गार्जियन एंड द अटेंडेंस एज पर data type given in table 9.4 and 9.5 respectively and view their structures and do not add any constraints। उसमें कोई भी constraint हमें नहीं लगाना है in these two tables। In the next video we are discussion about the alter table, कैसे टेबल का नाम बदलते हैं, कॉलम है उसको हटाते हैं, जोड़ते कैसे हैं, उसका डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं। all of these are studying in the next video and I hope you enjoyed the video, and if you have found the interest in this video, so you share and subscribe the channel, and I hope you understand well. Thank you very much for joining us.